Good evening, everyone. Today's topic is DNA fingerprinting or DNA profiling. So, DNA fingerprinting or DNA profiling is basically the technique which is used to determine the nucleotide sequences. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं डीएनए के, कुछ ऐसे सर्टेन एरियाज़ के, ठीक है. DNA has a long nucleotide sequences near about 10 into raise 3 into 10 to raise power 9 बिलियन पेयर्स आर प्रेजेंट. और उन बिलियन बेस पेयर्स में क्या है कि कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे जो बार बार रिपीटिंग है, बट वो हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक है, जिससे हमारी यूनिकनेस बनती है. हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से यूनिक है. जीनोम अलग है. नियर अबाउट 98 to 99% जो आपका जीनोम है वो हर एक इंडिविजुअल में सेम है. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है 0.1 जीनोम में. 0.1 जीनोम जो है हर एक इंडिविजुअल में वो फ़र्क लाता है, जिससे हम देखते हैं फैमिलीज़ में फ़र्क आ जाता है, इंडिविजुअल में फ़र्क आ जाता है. मीन्स कि यू कैन नोटिस इतने कम पॉइंट डिफरेंस से इतना डिफरेंस आ जाता है. सो यू कैन इमेजिन कि कितना योगदान देते हैं ऐसे कुछ सीक्वेंसेस जो एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं. ये ऐसी ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है. जैसे हर एक इंसान के अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हाथों के स्किन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक और दूसरे ह्यूमन से कैसे हम कर सकते हैं कि जैसे उनके कुछ हो सीक्वेंसेस, ठीक है. इन सीक्वेंसेस से वो क्या हो जाएगा कि वो अलग हो जाएंगे. इसलिए कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता. इवन हमारे माता पिता जिनसे हम डीएनए इनहेरिट करते हैं, हमारे जेनेटिक जितने भी जीनोटाइप है हमारे माता पिता से आता है, बट स्टिल वी आर नॉट द एग्जैक्ट इक्वल कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स. और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे सीक्वेंसेस जो थोड़ा चेंज ले आए हर इंडिविजुअल में, या हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक हो. ये हर सेल में रहते हैं, हर टिश्यू में रहेंगे और हर एक पर्सन में रहेंगे, ठीक है. इसकी डिस्कवरी की थी एलेक जेफरी एट ऑल ने इन 1985. और इन 1986 में इसे मतलब कि ला ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था इन द कोर्स ऑफ ला, कि ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था. सो एलेक जेफरी को हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ नाउन एज लाल जी. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो हमने पता कर लिया कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वो सीक्वेंसेस पता कर सकते हैं. तो सपोज़ करिए कि कुछ ऐसा मर्डर हो गया है, क्राइम हो गया है, रेप हो गया है, या कुछ ऐसे लूटपाट वाला केस है. हमें कुछ सैम्पल्स मिले हैं, ठीक है. हमें कुछ ऐसे सैम्पल्स मिले हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि खूनी ने, रेपिस्ट ने, या किसी चोर ने अपने कुछ निशान वहाँ पे छोड़ दिए हैं. तो वो किस तरह का सैम्पल से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं. देखिए, सैम्पल आपका ब्लड हो सकता है, ठीक है. सैम्पल ब्लड हो सकता है. जैसे सपोज़ कुछ ऐसा मर्डर वाला केस हो गया है, सो आपको नाइफ़ के साथ ब्लड जो आपको मिलेगा वो तो आपको विक्टिम का मिलेगा, ठीक है. बट कुछ हाउ केसेस में वो ब्लड किसी कारण अगर पर्सन के हाथ में लग चुका है, या उसके हाथ या कपड़ों में लग चुका है वो ब्लड, ठीक है. या उसके कुछ उससे उसके जो ब्लड है, अगर कोई मर्डरर था, उसको कोई ऐसे करते वक्त चोट लगी कि उसका भी कुछ ब्लड का हिस्सा वहाँ पे रह गया है, हमें वो सैंपल मिला, हमने वो उठा दिया. और बाद में हमारे सामने सस्पेक्ट्स भी हैं कि ये सब खूनी हो सकते हैं. फिर हम जो हमें सैंपल्स मिले होते हैं, सपोज़ अगर ब्लड सैंपल है, हम उस सैंपल और उस खूनी का साथ जो सैंपल है हम उसको मैच करवाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. और ये बहुत ही एक स्किलफुल एक प्रोसेस इक्विपमेंट्स में और लैब्स में होने वाला प्रोसेस, जैसे फॉरेंसिक लैब्स होती हैं, ठीक है. वहाँ पे ये प्रोसेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. और ये बहुत ही मतलब जैसे हम अक्सर बोलते हैं चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ, बट बहुत यूज़फुल और बहुत ही बारीकी वाला मेथड है ये. अगर हमें कोई भी, जैसे आप ब्लड ले सकते हैं, सीमेन सैम्पल ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है. ऐसे कि अगर कोई रेप हुआ है, सो वहाँ पे जो वजाइनल स्वैब्स में जितना भी सीमेन इकट्ठा हुआ है हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं. सो सीमेन कैन ऑल्सो भी, ठीक है. आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, स्किन के फिंगरप्रिंट्स, अपरूटेड हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं. सलाइवा कैन ऑल्सो बी. सो ये कुछ ऐसे ऐसे सैम्पल्स हैं
जो उस टाइम पे मतलब अगर जब भी ऐसा कुछ केस होता है, सो हमें अगर मिलते हैं तो वी गेट कलेक्टेड इट, और इन्हीं से आगे पता लगाया जाता है कि मतलब क्या हो सकता है, कौन विक्टिम है, कौन सस्पेक्ट है। सो अगर हम नियर अबाउट जीनोम की अगर हम फाइंडिंग की बात करें, तो ये इसका बेसिकली जो फिनोमिनन है या इसका जो प्रिंसिपल बेसिकली इस पे स्टैंड करता है वो आपके वी एन टी आर ही हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं सामने, ये पूरी टेक्निक बताई हुई है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है। नियर अबाउट 0.1% ऑफ जीनोम या 3 × 10⁻⁶ जो बेस पेयर्स हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या रहता है कि चेंजेस आ जाते हैं, और हर ह्यूमन बींग्स को ये अलग बना देते हैं। सो इन डिफरेंसेस में क्या होता है कि सिर्फ जीन्स में ही चेंज नहीं आता, जो आपका रेपिटेटिव डीएनए है ना, डैट गोज ऑन रिपीटिशन, उनका रोल कोई नहीं होता बट वो रिपीट होते रहते हैं, जिसे आप सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं वहाँ पे आपका डेंसिटी ग्रेडियंट देखा जाता है, जो सामान डेंस है वो इट गेट्स कलेक्टेड एट द सेंटर। सो वो पीक्स बन जाएंगी उनकी, ठीक है, स्मॉल पीक्स बनेंगी, और जो बल्क डीएनए है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई पीक्स बन जाएंगी, मेजर पीक्स बनेंगी। सो अगर हम टेक्निक को लेके चलें तो क्या रहता है कि कंपोजिशन के हिसाब से जितनी भी लेंथ है और जितना भी नंबर है रिपीटेटिव यूनिट्स का जो रिपीट हो रही हैं बार बार डीएनए में, जिनका रोल कोई नहीं है बट दे गेट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, या जिसे आप सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, वो दो तरह का होता है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। उनमें से कोई एक जो है वो हाइपर वेरिएबल है, ठीक है, उसे आप हाइपर वेरिएबल रिपीट मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक तरह से बार बार से रिपीट होते रहते हैं। सो यही हाइपर वेरिएबल मीन्स चेंजिंग। हाइपर वेरिएबल जो रिपीट है मिनी सैटेलाइट के सीक्वेंसेस हैं, इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स और VNTRS, ठीक है। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट विच आर हाइपर वेरिएबल रिपीट्स, दे चेंज एंड रिपीट देमसेल्व्स। और हर एक VNTR, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है ना वो VNTR पे ही लाई करता है, और हर एक VNTR जो है वो 11 से 60 बेस पेयर्स के अराउंड होता है, ठीक है, और वहाँ पे जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद रहती हैं। सो यही जो मीन्स दे हैव दैट रिस्ट्रिक्शन साइट्स कंजर्व्ड इन देम। सो यही प्रोसेस जो है VNTRs का, इन्हें हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो लेंथ वो बना दें, फ्रेगमेंट्स बना देंगे, ठीक है। सो VNTR जो होते हैं फैमिलीज़ में क्यों डिफर्स रहते हैं, कुछ डिलीशंस, इंसर्शंस या म्यूटेशंस की वजह से बहुत सारे इनहेरिटेबल वेरिएशंस भी प्रोड्यूस्ड होती हैं। नियर अबाउट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी कारण होता है। कोई अगर इनहेरिट म्यूटेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल 1% रिजल्ट दे रही है, सो उससे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बन जाता है। सो इसी कारण क्या होता है कि जो VNTRs हैं और जो RFLP हैं वो सोर्स बन जाते हैं, मतलब कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, म्यूटेशंस जो हैं वो जनरेशन पर जनरेशन आती रहती हैं, और वो सभी जो हैं वो सैटेलाइट डीएनए में है, इसीलिए VNTR और RFLP ही क्या है, इनका सोर्स है। सो अगर हम इसकी टेक्निक पे बात करें, सोर्स ऑफ डीएनए पर, ठीक है, आप सोर्स ऑफ डीएनए कहाँ से ले रहे हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हो सकते हैं, ब्लड है, सीमेन है, सलाइवा है, वेजाइनल स्वैब्स, स्किन सेल्स, सेल्स फ्रॉम द हेयर रूट, ठीक है, ये सब यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो नियर अबाउट 1 माइक्रोग्राम होना चाहिए, या फिर नियर अबाउट ऑफ 1 लाख सेल्स, और ठीक है, जितने भी आपके 1 लाख अबाउट सेल्स हैं उनमें से आपका 1 माइक्रोग्राम तो होना ही चाहिए डीएनए। उसके बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको आप हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में रखेंगे, ताकि जो डीएनए है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बिल्कुल आपको अलग होके आ जाए, न्यूक्लियाई से बाहर आ जाए और आपको कहाँ पे मिले, सेंटर पे इकट्ठा हो जाए। तो जितना भी आपको डीएनए मिला है वो नियर अबाउट काफ़ी स्मॉल है, अगर अमाउंट उसका काफ़ी स्मॉल है तो आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा आप इसको जैसे हमारे पास कई बार हम कोई पिक खींचते हैं, कोई चीज़ छोटी सी अगर पिक में आती है हम उसे जूम कर देते हैं ना,
वी हैव दैट मैकेनिज्म टू जूम इट, और फिर हम उसको ध्यान से देखते हैं, वैसे ही ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। और वो किसके थ्रू होगा? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, इट इज़ अ स्टेप्स। ठीक है, एक तरह के ऐसे फिनोमिनन है स्टेप्स वाला, जिसमें पीसीआर के थ्रू पहले आपकी डीनेचरेशन होगी, फिर आपकी एनीलिंग होगी, फिर स्टैंड्स ब्रेक होंगे, फिर न्यू स्टैंड्स फॉर्मेशन होंगे, और ऐसे ऐसे करते क्या होता है, एक डीएनए की ही बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं। ठीक है, ये बनने के बाद डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगी, हमारे पास डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ आ गई एक छोटे से सैंपल से। उसके बाद हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ठीक है, साइट रिकॉग्नाइजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ठीक है, जो क्या करेंगी, डीएनए के उस पर्टिकुलर साइट्स पर वार करेंगी जहाँ से वीएनटीआर सेपरेट हो जाए, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स अलग हो जाएं। ठीक है, सो साइट रिकॉग्नाइजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से क्या होगा, डीएनए से कट करेंगे ताकि वीएनटीआर अलग हो जाएं। देन वी हैव सेपरेशन ऑफ वीएनटीआर्स। चॉप्ड डीएनए जो होगा, जिसको हमने सेपरेट किया हुआ वीएनटीआर से, उसको हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आप ये इसमें वेल्स बनते हैं, जितना भी डीएनए है उसे एगरोस जेल पे प्लेस किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे। उससे क्या होगा कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो भी सेपरेटेड वीएनटीआर हैं उन्हें हम स्टेनिंग के थ्रू दूर से, मतलब वो विजिबल होंगे। ठीक है, वरना नहीं होगा तो हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करेंगे, और उसके बाद वो इल्यूमिनेटेड हो जाएंगे यूवी रेडिएशंस के अंडर। जितने भी सेपरेटेड सेगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे रिपीट देमसेल्फ, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड दीज आर द फ्रेगमेंट्स। तो इसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो अब जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है वीएनटीआर्स का, ठीक है, उन वीएनटीआर्स को हम अल्कलाइन केमिकल्स के साथ अटैच करेंगे ताकि वो स्प्लिट हो जाएं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। और जितने भी जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगे उसे हम फर्दर कैसे ट्रीट करेंगे, हम उनके जो जितने भी वीएनटीआर सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस जो हमारे बन के आए हैं उन्हें हम नाइट्रोसेलुलोज में या नायलॉन मेम्ब्रेन जो है वो हम जेल के ऊपर रखेंगे। जैसे कि अगर वीएनटीआर को हमने जब अल्कलाइन केमिकल्स के साथ ट्रीट किया, दे गेट सेपरेटेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सेपरेटेड डीएनए हैं, वीएनटीआर हैं सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, हम उनको ट्रांसफ़र करवाना है नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। सो हम वो मेम्ब्रेन क्या करेंगे, वहाँ पे जेल जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, हम उस शीट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सदन ब्लॉटिंग। ठीक है, इसको इन्वेंटर जो थे इसके, उनके नाम पे ही है। ठीक है, ईएम सदन। अब अगर जब वीएनटीआर उस आपकी जो भी है नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पे उस पे आ जाएंगे, अब क्या किया जाएगा, स्मॉल रेडियो एक्टिव जितने भी सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट्स हैं जिनका सीक्वेंसेस हमें पता है, उनके नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंसेस हमें पता है, हम उन्हें तैयार करवाएंगे। ठीक है, जिनका नाम है डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स क्या रहेंगे, एक स्मॉल रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट्स हैं जिनके नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस हमें पता है, जैसे ए सी टी ऐसे मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, वो हम लेंगे। उसके बाद मेथड आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हमने एक तरफ वो डीएनए सेगमेंट्स वाला पार्ट लिया हुआ है जहाँ पे शीट के साथ जितने भी डीएनए प्रोब साथ हैं, हम क्या करेंगे, उस नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज को हम एक तरह से डीएनए प्रोब्स के साथ अटैच्ड करवा देंगे। ठीक है, वी विल उस नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज में क्या है, उसमें वहाँ पे जितने भी हमारे वीएनटीआर हैं सिंगल स्टैंडर्ड वो हैं, उसे हम डीएनए प्रोब्स के साथ अटैच करवा देंगे। फिर जो जो उनके सैंपल्स बने होंगे, जैसे ए से टी, सी से जी, जितने भी बने होंगे वो उसके साथ मैच करेंगे। ये प्रोब्स जो हैं वो अटैच्ड हो जाएंगी सिंगल स्टैंडर्ड वीएनटीआर्स के, और एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बन जाएंगे, तभी इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों, डीएनए प्रोब्स और आपके जो वीएनटीआर्स हैं सिंगल स्टैंडर्ड जो आपके नायलॉन शीट पे मौजूद हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, अटैच्ड हो गए हैं, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बन चुके हैं। अब क्या होगा, एक्सरे फिल्म से इनका एक्सपोजर करवाया जाएगा। जो भी नायलॉन मेम्ब्रेन बनी है जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स हैं
और VNTR है, उसे हम एक्सरे के थ्रू मतलब वहाँ पे केस को पास ऑन करवाएंगे, एक्सरे फिल्म बनवाएंगे। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड रेडियोएक्टिव VNTR हैं वो डार्क बैंड्स की तरह अपीयर होंगे और यही बताते हैं DNA प्रिंट्स या DNA प्रोफाइल्स, ठीक है। और इन्हीं को ही कंपेयर किया जाता है आगे विक्टिम के साथ कि कौन इसका सस्पेक्ट है। सपोज दिस इज़ विक्टिम, ये साइट से मिला है हमें, हम मैच करेंगे कि किससे सीक्वेंसेस मैच हो रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा श्योर मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्राइम्स, ठीक है। जितने भी रेप्स हैं, मर्डर्स हैं, चोरी डकैती जो भी है, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं DNA टेस्ट के थ्रू। पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि हु इज़ द बायोलॉजिकल फादर मदर और या किसका बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोज रिलेशंस, आप DNA फिंगरप्रिंटिंग में ये भी पता करवा सकते हैं जैसे कई बार क्लोजनेस कितनी है, ठीक है, कौन किसकी फैमिली के ज़्यादा क्लोज है, क्या रिलेशंस हैं। सो दिस कैन ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। या जिस तरह से हमें पता नहीं होता कि ये इस फैमिली का बच्चा है या ये इस रेस का है, इस ख़ानदान से है, सो ये चीज़ भी पता करी जा सकती है। इसका फादर कौन है, मदर कौन है, कई बार ऐसे डिस्प्यूट से आ जाते हैं मैटरनल पैटर्नल, ठीक है। ब्लेम्स भी लग सकते हैं कि ये मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा किसने ले लिया है, सो वहाँ पे DNA टेस्ट कराना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। It provides information as to human lineage and relationship with various apes. Yes, बहुत सारे जो हमारे apes के साथ हैं, ancestors हैं, ये माना जाता है कि हमारे ancestors apes हैं, chimpanzees हैं, so we can compare with them इस टेस्ट के थ्रू। माइग्रेशंस, DNA फिंगरप्रिंटिंग जितने भी रेशियल ग्रुप्स हैं जो उनकी ओरिजिन है, उनकी जितनी भी हिस्टोरिकल माइग्रेशंस रही, हम उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। लाइक निग्रोस की अलग प्रजाति है, हमारी अलग प्रजाति है, बाकी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी अलग प्रजाति है। जितने भी रेशियल ग्रुप्स हैं हम उनके DNA टेस्ट फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई दैम। और कुछ ऐसे बार कहीं होता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिस्टम होता है जीन्स का, एलील्स का, दैट दे आर वेरी मच स्पेसिफिक, या तो उससे बड़े ज़्यादा डिजीज़ जल्दी कैरी कर लेंगे या तो उससे बचे रहेंगे। सो ये इस चीज़ में भी काफ़ी यूज़फुल है पता लगाने में, जीन थेरेपी में काफ़ी यूज़फुल है कि कौन से एलील्स कैसे हैं, कौन से एलील्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन से एलील्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन से एलील्स या जीन्स की वजह से ऐसे है कि डिजीज़ से ज़्यादा इंसान प्रोन हो रहा है। सो इट इज़ यूज़फुल इन जीन थेरेपी। सो इट वॉज ऑल अबाउट DNA fingerprinting. Thank you and God bless you all.